हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं आपका स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और वीडियो। पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए आज भी हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यूरेशिया किसे कहते हैं? ठीक है, मैंने आपको बताया कि पहले भी बता चुका हूं, यूरेशिया यूरोप प्लस एशिया मिलकर कहलाता है यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा? यूरेशिया। यूरेशिया एक साथ बड़ा सा एक लैंड होता है ना, जिसमें आपका एक तरफ अगर आप देखें तो पूरा सब कुछ इधर कवर होता है ना। इधर यूरोप है, इधर एशिया है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। यूरोप और एशिया को अलग करने के लिए कैस्पियन सागर जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है और यूराल पर्वत बीच में डिवाइड करते हैं, इसे याद रखिएगा। और यूरोप और एशिया में दो ऐसे देश हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, तुर्की और रशिया। रूस का दुनिया की सबसे बड़ा देश है। इसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है जहाँ पर उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, और मेजर पार्ट इसका एशिया में आता है जिसको आप साइबेरिया बोलते हो, है ना। क्या बोलते हो? साइबेरिया। रशिया का वो पार्ट जो आपका एशिया में आता है उसे साइबेरिया कहा जाता है, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा जनसंख्या निवास नहीं करती है। इसके अलावा तुर्की एक और ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, हिंद महासागर एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? इंडियन ओशियन एशिया के किस हिस्से में है? तो अब एशिया ऊपर पड़ता है पूरा, ठीक है, और ये इंडिया, और इसी के नीचे यहाँ पर इंडियन ओशियन। तो भैया ये साउथ है, तो दक्षिणी भाग में पड़ेगा, ये इसका सही जवाब होगा। बहुत ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सोचने वाले हैं, मैपिंग वाला क्वेश्चन रखा है मैंने, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाए, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका के बीच कौन सीमा बनाते हैं? विच मेक बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका और एशिया के बीच में अगर हम बात करते हैं तो देखो, सुएज नहर एशिया और अफ्रीका के बीच में बाउंड्री तो बनाता ही है। सुएज नहर बनाई गई है, आर्टिफिशियल में है। इसके अलावा लाल सागर भी बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों एशिया और अफ्रीका के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप इस तरह से, ठीक, और इधर, ठीक, ये एशिया है, इधर यहाँ पर यूरोप है, और यहाँ पे ये सुएज नहर है। तो सुएज नहर और ये आपका लाल सागर है, ये क्या है? लाल सागर, रेड सी, ये सब इसके बीच बाउंड्री बनाते हैं। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। दीर्घ ज्वार या वृद्ध ज्वार, ठीक है, किसे कहते हैं? तो ज्वार की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी की लहरों का उठना तथा गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सिंपल सा है। अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में कि भैया क्या हमेशा मून अपनी एक ही पोजीशन पे रहता है? क्या हमेशा सन अपनी एक ही पोजीशन पर? नहीं, ये पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से मून और सन का ग्रेविटेशन पुल या गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर एक टाइम ऐसा होता है कभी बहुत ज़्यादा लगता है, और एक टाइम ऐसा होता है बहुत कम लगता है ना। इनकी बीच में वैरी करता है, और जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सरल रेखा में होते हैं या एक सीधी रेखा में होते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं? सिजगी पोजीशन, हिंदी इंग्लिश में सिजगी बोलते हैं। और इसी कंडीशन में सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं, जिसको दीर्घ ज्वार या वृद्ध ज्वार कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा, पृथ्वी के सापेक्ष जब सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उसमें लघु ज्वार आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है,
महासागरीय धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, वो कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय धाराओं में सुधार या परिवर्तन ला सकते हैं? तट की दिशा व आकार, मौसम में परिवर्तन, महासागरीय तली की स्थलाकृति, है ना। तो तीन आपको दिए हैं, अब इन तीन में से आपको चूज करना है कि कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहला वाला तट की दिशा, पहले नंबर पे तट की दिशा व आकार, ये एकदम सही है, क्योंकि तट की आकार व दिशा महासागरीय धाराओं की स्पीड को तेज या धीमा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सुधार भी ला सकते हैं, उनमें चेंजेस भी ला सकते हैं। दूसरे नंबर पे मौसम में परिवर्तन, भाई मौसम में परिवर्तन होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, सैलिनिटी चेंज होगी तो भी होगा। ठीक है, महासागरीय तली की स्थलाकृति, महासागरीय तल का जो हिस्सा है उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी सही हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है, महासागरीय धाराओं को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गर्म और ठंडी धारा के अलावा इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उष्णकटिबंधीय पूर्व सीमांत क्षेत्र के क्या लक्षण हैं? ठीक है, उष्णकटिबंधीय पूर्व सीमांत क्षेत्र के कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? नंबर 1 पर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पाया जाना, है ना। तो अगर हम बात करें तो भैया ये तो एकदम सही है। मानसूनी मौसम का पाया जाना, ठीक है, तो मिड लैटिट्यूड पर पाए जाते हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार 300 डिग्री है, ये आपका डिग्री होगा, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य होना। तो भाई जब इसकी बात करें तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। अक्षांश वैरी जो करता है उष्णकटिबंधीय पूर्व सीमांत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ नहीं होगा, बल्कि ईस्ट की तरफ फैला होना चाहिए। तो ये वाला तो एकदम गलत है। तो इसमें 1 और 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि पूर्व सीमांत प्रदेश बोल रहा है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो देखा जाए तो ये पूर्व का सिर्फ हिस्सा दे रहा है, तो पूर्व में अगर देखा जाए तो पूर्व में आपका एक पर्टिकुलर सिर्फ एक ही रीजन कवर होगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप से प्रभावित होती है? तो ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता है, अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, नील नदी जो होती है इसका ओरिजिन विक्टोरिया झील के पास से होता है, उद्गम वो विक्टोरिया झील के पास से होता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये एकदम सही जवाब है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कौन सी नदी 2 बार मकर रेखा को काटती है? देखो, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अपने इंडिया में है माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी जायरे या कॉन्गो, है ना, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। लिम्पोपो बेसिकली अफ्रीका के सदर्न पार्ट में फ्लो होती है। अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के रीजन में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी नदी, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो लिम्पोपो वो नदी है जो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, साउथ अमेरिका के सघन वनों को क्या कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण अमेरिका के जो डेंस फॉरेस्ट रीजन है उन्हें क्या कहा जाता है? देखो यहाँ पे वेल्स दिया हुआ है, पहला ऑप्शन। देखो वेल्स तो आपके अफ्रीका के घास के क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया के घास के क्षेत्र को कहा जाता है। प्रेरी नॉर्थ अमेरिका के घास के क्षेत्र को कहा जाता है। तो भाई सीधा सा रिजेक्शन मेथड लग चुका है अगर आपको बाकी पता है। और सेल्वास बेसिकली सघन वनों का क्षेत्र है जो कि आपका साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा देखने को मिलेगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? सेल्वास। ठीक, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कॉफी उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी विश्व प्रसिद्ध है? दुनिया भर में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किस तरह की मिट्टी में प्रोडक्शन हमने देखा है? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉफी कोकोआ से हमें प्राप्त होता है,
और विश्व में कौन सी मिट्टी इसके लिए सबसे प्रसिद्ध है? लाल मिट्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये एक फिक्स पैटर्न की मिट्टी है। ये भारत में आप ये नाम देखेंगे। लेकिन टेरा रोसा वो मिट्टी है जो दुनिया भर में रिकॉग्नाइज है कॉफी प्रोडक्शन के लिए, है ना। वैसे तो भारत में टेरा रोसा नाम की कोई मिट्टी नहीं पाई जाती, लेकिन इससे मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक में कुछ मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपकी लेटराइट का कुछ हिस्सा मिलता है, लेटराइट मिट्टी का, ठीक है। और टेरा रोसा एक स्पेसिफिक तरह की मिट्टी है जो आपके दुनिया भर के कॉफी प्रोडक्शन में काफी मदद करती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक फैक्चुअल रट्टा मार क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 जेम्स कुक, नंबर 2 कोलंबस, नंबर 3 वास्को डी गामा, चौथा इनमें से कोई नहीं। भाई क्रिस्टोफर कोलंबस ने तो नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका की खोज करी थी, वास्को डी गामा भारत की खोज करते हुए आ गए थे। तो बचा कौन? जेम्स कुक। जेम्स कुक की बात करें तो इनके नाम पर यहाँ पर कुक स्ट्रेट भी है, कुक जल संधि भी पाई जाती है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विश्व का दूसरा बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए लाइक और शेयर बनता है, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब है, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। इसे ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं, है ना, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। विश्व के किस महासागर को आंध्र महासागर कहा जाता है? विच ओशियन इज नोन एज आंध्र ओशियन? तो उसे अटलांटिक महासागर को आंध्र महासागर कहा जाता है, प्रशांत महासागर को पैसिफिक, है ना, हिंद को इंडियन, ठीक। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। संसार का कौन सा महासागर जो समस्त संसार के 1/6 भाग में विस्तृत है? तो ये बताने की जरूरत नहीं, 1/6 भाग में विस्तृत है, इसका मतलब सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है। तो वो है आपका प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये एक रट्टा मार एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3287263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। 87263, ठीक है, 260 260 सब में है, इसमें नहीं है, है ना, और 877 है, लेकिन यहाँ पे 2 का फर्क है, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों नंबर चेंज है। तो देख सकते हो कि ये बी वाला एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान आता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का कौन सा देश है, ठीक है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन से नंबर पर आता है? 6, 7वें, 5वें या 8वें, है ना। तो 6, 7, 5, 8, तो भैया इसका सही जवाब है 7। 7 एकदम सही है, ठीक है। 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो बाकी 6 कौन से कमेंट में जरूर बता दो भाई, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर का जो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, बहुत बार पूछा गया है, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन है अनाईमुड़ी, नंदा देवी, डोडा बेटा, पारसनाथ। तो देखो अनाईमुड़ी एकदम सही है, नंदा देवी दक्षिण भारत में पड़ती ही नहीं है, ये तो उत्तराखंड में पड़ती है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और पारसनाथ आपका कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका ईस्टर्न कोस्ट के पास, पूर्वी घाट की तरफ, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है, ठीक। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। काराकोरम पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो ये अगर देखा जाए तो ये किसके बीच में स्थित है? लद्दाख, पीर पंजल शिवालिक, जास्कर शिवालिक, पामीर का पठार और सिंधु नदी के मध्य। तो काराकोरम की अगर हम बात करते हैं तो काराकोरम एकदम टॉप ऑफ मोस्ट ऑफ इंडिया है ना, इंडिया के एकदम सबसे ऊपर के हिस्से में पाया जाता है। अगर इंडिया का ये हिस्सा हम देखें तो देखो ये आपका पामीर है,
ठीक। और पामीर के पठार से ही कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकली है। ठीक है, लद्दाख और पीर पंजल तो अपना अलग ही क्षेत्र ही है, तो ये तो हो ही सकता। शिवालिंग तक तो ये कभी जाता ही नहीं है, तो भैया ये भी नहीं हो सकता है, तो शिवालिंग वाला ये भी चला गया। ठीक, तो बचा क्या, बचा आपका डी। डी यहाँ पर सही जवाब है। पामीर का पठार और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, सिंधु नदी ऐसे यहाँ से आती है, ये सिंधु नदी है, और पामीर का पठार और सिंधु नदी के बीच का ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम काराकोरम का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप किसी तरह से समहाउ इसको मैनेज कर सकते हो, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र वैसे भी भारत के सिर्फ दो ही राज्यों में मिलती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, तो अब बचा क्या भाई, अरुणाचल प्रदेश यहाँ का सही जवाब है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, दिहांग नाम से मशहूर होती है वहाँ पर, और जब असम पहुँचती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। फिर असम से जब बांग्लादेश जाती है तो जमुना। ठीक है, और जब चाइना में आ रहती है तो सांगपो। तो इस नदी के कई सारे नाम हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप भारत में है, असम में। कहाँ पर? असम में। ठीक है, नदीय द्वीप मतलब रिवर आइलैंड, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मांजुली। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, और इंडिया के किस स्टेट में पड़ता है? असम स्टेट में पड़ता है, असम राज्य में पड़ता है। असम का राजधानी और इसके सीएम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत की सबसे बड़ी नदी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, सिंधु नदी गंगा से बड़ी है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी गंगा से बड़ी है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है, क्योंकि सिंधु चाइना से उद्गम करके थोड़ा सा हिस्सा भारत में और इसका अधिकतम क्षेत्र पाकिस्तान में कवर हो जाता है। ब्रह्मपुत्र भी कुछ इसी तरह से पैटर्न लगाती है, देखो दो ही राज्यों से होकर जाती है। तो भारत में सबसे लंबा क्षेत्र कवर करने वाली नदी कौन सी? गंगा। ठीक है, गोदावरी को अगर देखा जाए तो दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, गोदावरी के बाद भारत की तीसरी व सबसे बड़ी नदी कृष्णा, और कृष्णा के बाद चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गेस कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, बिल्कुल बताइएगा। और मैं अभी उसका नाम बता देता हूँ, यमुना। 4 सबसे बड़ी नदी में यमुना आता है। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। सिंपल से क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, अरेंज करने को आते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कोसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी। और दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। कहाँ का शोक कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, गंडक, कोसी, ये सब नदियां नेपाल से ओरिजिन करती हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील, द बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, पुलिकट, चिल्का, वुल्लर, कोलेरू। तो देखो, अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब है चिल्का लेक, उड़ीसा में पड़ती है। वुल्लर मीठे पानी की है, कश्मीर में है। पुलिकट झील और कोलेरू ये सबसे खारे पानी की नहीं है। कोलेरू की अगर हम बात करते हैं तो कोलेरू झील जो है ये आपका कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहाने के बीच में पड़ती है, इसे याद रखिएगा। ठीक, ये तो बात हो गई किसके बारे में? आपके क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है? उत्कल कलिंग का मैदान किसे कहते हैं? है ना, कलिंग की जो वॉर हुई थी जिसमें अशोक ने कलिंग नरेश को हराया था, वो क्षेत्र आज के टाइम में कहां पर है? गुजरात का तटवर्ती मैदान, तमिलनाडु का तटवर्ती मैदान, भैया ये दोनों तो एकदम गलत हो गए। कर्नाटक का तटीय मैदान नहीं, उड़ीसा, हाँ ईस्टर्न कोस्ट गए थे, और आज के टाइम में हम बोल सकते हैं उड़ीसा का तटीय मैदान, ये एकदम सही है। तो याद रखिएगा, उत्कल कलिंग का मैदान किसे कहते हैं? वो कहते हैं उड़ीसा के तटवर्ती मैदान को। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 25, किस तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तरी सरकार, अगर हम उत्तरी सरकार की बात करते हैं तो उत्तरी सरकार के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है कृष्णा गोदावरी के मध्य का पूर्वी क्षेत्र, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कर्नाटक का तटीय मैदान, ये भी गलत है। गोवा से केरल के मध्य का, भैया ये भी गलत है, क्योंकि उत्तरी सरकार मिलता है आपको ईस्टर्न घाट के रीजन में, ईस्टर्न कोस्ट पर। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है गोदावरी और महानदी के मध्य का पूर्वी तट, है ना। गोदावरी और महानदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम उत्तरी सरकार कहते हैं, जो कि बेसिकली आप उड़ीसा के क्षेत्र को भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। व्हीलर आइलैंड कहाँ स्थित है? व्हीलर आइलैंड किस जगह पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के मुहाने पर, पुलिकट झील के पास, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इनमें से कोई नहीं तो ऐसा नहीं है, इनमें से एक आंसर तो है ही है। पुलिकट झील नहीं है, ये नहीं है, ये इसका एकदम सही जवाब है। उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर आपको व्हीलर आइलैंड मिलता है। ठीक है, व्हीलर आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है और वहां से हम क्या या किस चीज का प्रक्षेपण करते हैं ये हमें बता दीजिएगा, या किस चीज की टेस्टिंग करते हैं कमेंट में बता दो। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो यहाँ पे लिखा है 100, तो 100 नहीं है, ये आपका 10 डिग्री है, इसे याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? ठीक है, मैंने पहले ही वीडियो में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। तो यहाँ पर ये वाला इसका सही जवाब है, इसे याद रखिएगा। मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में 9 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और अंडमान को कोको द्वीप से अलग करने वाला कोको स्ट्रेट होता है। ठीक है, कौन सा स्ट्रेट? कोको स्ट्रेट, इसे याद रखिएगा। तो मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है, इसमें कोई नई चीज यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। रिट्रीटिंग मानसून या लौटता मानसून भारत के किस राज्य के तटीय भागों में वर्षा कराता है? तो याद रखिएगा, आता हुआ मानसून तमिलनाडु में वर्षा नहीं कराता है, लेकिन जाता हुआ मानसून तमिलनाडु में वर्षा कराता है, और सिर्फ एक ही जगह पर ही वर्षा कराता है, तमिलनाडु या उसके पास के तटीय क्षेत्र को। तो याद रखिएगा, जो भी आपको मिल जाए वहां पर आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, इसे आप देख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित क्वेश्चन है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ किसे कहा जाता है? तो यहां पर दिया हुआ शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात को, ग्रीष्म ऋतु से भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात को, हिंद महासागर से उठने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून को, इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ये भूमध्य सागर मतलब पश्चिम से आता है, भारत के पश्चिम से। भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर तो सही है, लेकिन अब ग्रीष्म ऋतु से आता है, में आता है कि शीत ऋतु में आता है? तो आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ भारत में देखने को मिलता है ठंडक में, है ना, जो आपका बैसाखी का टाइम होता है। तो इसका सही जवाब है ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात को अगर आप देखेंगे तो बैसाखी का टाइम या काल बैसाखी का टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही पंजाब में बैसाखी मनाने में मदद करता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय वन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? ठीक है, महोगनी, आबनूस, सिंकोना, स्प्रूस। तो इसमें अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय वन में स्प्रूस नहीं आता है। ठीक है, स्प्रूस, सिल्वर फन, ये सब आपके हिली फॉरेस्ट में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, स्प्रूस। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर जाइए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दिए।
ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।